एक भी क्लास इतने दिन से चल रही, एक भी क्लास नहीं मिस। अभिषेक आज ऑनलाइन आ गए। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, याद है कुछ आईपीसी में? और परिभाषा में कोई परिभाषा याद है? हाँ, क्या है? हम्म, हिंदी वालों का कोई एक डेफिनेशन बोला था ना कि याद रखना बिल्कुल, 2 लाइन की बात है, याद रहना चाहिए ना बिल्कुल से। जो मेंस में बिना याद हुए तो लिखेंगे, लिख नहीं जाएगा, लिख जाएगा, कोई सवाल ही नहीं बिना याद किए हुए। तो आज हम लोग देखते हैं इसी का अगला, जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जिसको बोलते हो आप लोग, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। उसको कठोर दायित्व या पूर्ण दायित्व बोलते हैं। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि शुरू में, प्राचीन में जब हम लोगों ने देखा था, तो वहां पे मेंस्रिया जैसी कोई बात नहीं थी, आपराधिक दुराशय संबंधी कोई बात नहीं थी। फिर उसके बाद बीच में आपराधिक दुराशय आया, है ना? अब उस आपराधिक दुराशय के आधार पे ही हम व्यक्तियों को दंडित करने का बीड़ा उठा लिए, कि जब तक आपका मस्तिष्क दोषी नहीं होगा तब तक हम आपको दंड नहीं दे सकते, है ना? अब हुआ क्या कि जब आपके मस्तिष्क को दोषी होना होगा किसी भी दंड को पाने के लिए, किसी भी सजा को पाने के लिए, तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा हुआ कि अगर इस चीज को लागू कर दिया जाता है या लागू किया गया है, तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी जिसमें कि व्यक्ति तो बिल्कुल छूट जाएगा, उसको तो मुक्ति मिल जाएगी। तो जैसे समाचार पत्र के संपादक ने कोई बात लिख दी किसी संस्था के बारे में, मानहानिकारक हो गया, अब सजा मिल रही है मालिक को, क्योंकि मालिक ने ऐसा कहा। भाई, माना तो मालिक को जाएगा ना। तो ये हुआ, यार ये बात तो ठीक नहीं है, तो मालिक बच जाएगा, नहीं वो उस ये वाइकेरियस लाइबिलिटी में आ जाएगा। लेकिन
स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में ये है कि अगर इसको छोड़ भी दिया जाता है, सजा नहीं दी जाती है, तो ये जो मर्जी होगी वो लिखेगा। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में ये होता है कि आपको जो भी किया है, यानी आपके कृत्य को, आपके काम को दंडित किया जाएगा, आपके मस्तिष्क का वहां पे कुछ लेना देना नहीं। आपका आशय था या नहीं था, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके एक्ट से है, आपके काम से। तो ये तो हो गया स्ट्रिक्ट यानी पूर्ण दायित्व। यानी वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि साहब ऐसा नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा ऐसा कोई आशय ही नहीं था। जैसे होता ना, कभी कभी लोग गाली दे के निकल लेते हैं और बाद में जब वो देखता है उसको गाली दिए, पीछे अरे भैया आपको हम थोड़ी दिए थे, तो मन ही मन में कह रहे थे, तो पड़ोसी को गलिया रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक, उधर हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले, तो अब यहाँ पे आप लोगों को लगेगा सर आप तो कल बता रहे थे कि जब तक मन दोषी नहीं होगा, मस्तिष्क दोषी नहीं होगा, तब तक आप हमको सजा नहीं दे सकते। अब यहाँ आप हमको ये पढ़ा रहे हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पे हम आपके कृत्यों को दंडित करेंगे, आपके मस्तिष्क से हमें लेना देना नहीं है। तो तभी तो यहाँ पे ये भी देखिए ना कि शब्द कौन सा यूज हुआ है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। यानी कि आप अपने लाइबिलिटी से बच नहीं सकते। ये कहेंगे कि साहब यहाँ पे मेरा आशय नहीं था, मेरा इंटेंशन नहीं था, मेरा मिसरिया नहीं, दुराशय नहीं था। तो ये चीज इंग्लैंड के लॉ में नहीं था, इंडियन लॉ में इसको लिया गया। और पहले मतलब इंग्लैंड में ही कुछ दिनों पहले नहीं था, बाद में आया था, ये कॉमन लॉ में नहीं था, उसके बाद इसको लिया गया। तो कॉमन लॉ में जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी थी उसके 3 अपवाद थे, और इंडियन लॉ में इसमें और भी बढ़ा दिए गए, तो 5-6 जनरल एक्सेप्शन इसमें रख दिया गया। यानी कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आपका मन या मंशरिया नहीं देखा गया। ठीक है, तो वो कौन कौन सी जगह है जहां पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में नहीं देखी जाती हैं? तो पहले तो एक तो ये हो गया, दूसरा होता है वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी में क्या होता है? हाँ, तो नैपिंग भी है और आपका डिफेमेशन भी है। हाँ, कोर्ट की न्यायालय की अवमानना भी है। हाँ, और आपका न्यूसेंस भी है ना, ये भी है। आ, आ, ये इतनी चीजें आपकी आती हैं। तो न्यूसेंस, न्यूसेंस पहले हम लोग देखते न्यूसेंस, यानी मना स्थित के 3 अपवाद, यानी मेंसरिया के यहाँ पे 3 अपवाद कॉमन लॉ में है। मेंसरिया के, मेंसरिया के देखिए, स्टिक लाइबिलिटी के नहीं, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। मेंसरिया के यानी कि दुराशय के 3 अपवाद। अब बात समझ में आ गई होगी मेरे समझ से। 3 अपवाद कॉमन लॉ में, ये कॉमन लॉ आपका ब्रिटिश कॉमन लॉ। मेंसरिया के यानी दुराशय के 3 अपवाद। तो दुराशय में क्या है, एक लाइन में बताना है। दुराशय में क्या है कि बिना आपके मस्तिष्क को दोषी हुए आपके किसी भी कृत्य को दंडित नहीं किया जाए, यही है दुराशय में। यानी कि जब तक किसी कृत्य में आपके दुराशय नहीं होगा, तब तक आपको सजा नहीं मिलेगी। ये हम लोगों ने उस दिन पहले दिन ही 3 एग्जाम्पल दिए थे ना, तो वहां पे दुराशय ही आपके पनिशमेंट को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, और पनिशमेंट को घटा रहा था। याद आ रहा है ना उस दिन जो बताया था?
तो दुराशय कि अब इसमें कहता है कि 3 अपवाद नहीं। अब अपवाद का मतलब कि अब यहाँ पे दुराशय नहीं काम करेगा, ठीक, क्योंकि वो अगेंस्ट लॉ हो गया। तो अब क्या देखा जाएगा, कहता है कि अब हम सिर्फ आपके काम को देखेंगे, आपके एक्ट को देखेंगे, ठीक। और जब एक्ट को देखेंगे तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आपकी हो जाएगी, यानी आप वहां पे बच नहीं सकते हो। तो पहला है न्यूसेंस। न्यूसेंस पहला क्या है, न्यूसेंस। अब ये न्यूसेंस आप लोग पब्लिक न्यूसेंस, लोक उपताप बोलते हैं इसको हिंदी में, लोक उपताप। लोक उपताप। अब लोक उपताप में देखो, जैसे मान लो एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, वो अपने किसी व्यक्ति को काम के लिए एम्प्लॉय रखता है, और जो उसकी आज्ञा के बिना काम करता है। मान लो हमने किसी को रखा काम के लिए और वो हमारे बिना आज्ञा के काम करता है, तो हम तो कहेंगे भैया हम दोषी नहीं है, हमने तो इसको रखा था, क्या आप बच सकते हो क्या? तो स्टीफन ने इसमें कहा था कि लोक उपताप, ये जो लोक न्यूसेंस है, वो विधिक बाध्यताओं के निर्वाह से, लोक विधिक बाध्यताओं के निर्वाह से, लोक विधिक बाध्यता समझ रहे हो ना, उससे लोप, यानी जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है उसको आप क्या कर रहे हो, ओमिशन कर रहे हो, लोप कर रहे हो, छोड़ दे रहे हो, या विधि द्वारा सर्टिफाइड एक कार्य है, यानी विधि ने अगर कहा कि ये आपको करना है तो करना है, आपको छोड़ के भगना नहीं है, ठीक है। या लोप में बाधा उत्पन्न करना, अगला कर रहा है आपने उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर दी, या असुविधा उत्पन्न करना, जो वो कर रहा है अपने असुविधा उत्पन्न कर दी। तो इससे क्या होता है, एक व्यवधान उत्पन्न होता है, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट होता है, रोड पे चलने का अधिकार है सबको बराबर से। अब आप वहीं बीच में लड़ने लगिए, न्यूसेंस हो जाएगा, चारों तरफ जाम लग जाएगा। तो अब पुलिस वाले भी छोड़ के भाग जाएंगे क्या? अगर छोड़ के भाग जाते हैं तो वो विधिक बाध्यताओं से लोप हो जाएगा, उनको भगना नहीं है। तो जो न्यूसेंस है उसको हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बीएनएस की धारा 270 और 71 से लेके 97 तक बेरट लाओ, 270 से लेके 297 चैप्टर कौन सा है? हाँ? 14, 15, चैप्टर 15, ठीक। अब इसमें देखिएगा, इसे सामूहिक क्षति का सिद्धांत भी कहते हैं, या खतरा, डेंजर भी कहते हैं। क्यों सामूहिक क्षति का सिद्धांत यहाँ पे क्यों लागू होता है? अब इसमें जितनी भी बातें हैं देखिएगा आप, उसमें न्यूसेंस क्रिएट होगा या नहीं, ठीक। जैसे कोरोना आया था, अब कोरोना किसी को हो जाए, वो हर जगह छींकता हुआ चला जाए, क्या होगा? रोगों को फैला रहा है ना, न्यूसेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? न्यूसेंस का मतलब ये होता है, न्यूसेंस का मतलब क्या होता है सीधी भाषा में, आपके सुख और सुविधा में विघ्न डालना, आपके सुख और सुविधा में डिस्टर्ब करना, ये होता है न्यूसेंस। अब वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, यहां तक कि यहाँ पे अगर पड़ोस वाले रूम से कोई फुल साउंड में
कोई फुल साउंड में अगर गाना लगा दे तो यहाँ पे भी न्यूसेंस हो जाए। तो रोगों को फैलाना, फिर खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण करना, फिर उसके बाद दवाइयों में मिलावट करना, मेडिसिन वगैरह में, अश्लील पुस्तकों को बेचना, लॉटरी कार्यालयों का रखना, इसमें उदाहरण है। अभी इसको समझा रहे हैं आपको, बहुत समझ लेना बहुत अच्छे से कि न्यूसेंस में क्यों मेंसरिया नहीं देखा जाता। अगर मेंसरिया देखा जाएगा तो ये सब क्या होंगे, सब बच जाएंगे। कैसे बच जाएंगे अभी देखते हैं। इसी में एक हिकलिन टेस्ट का नाम सुना होगा। हाँ, ऑब्ससीन, अश्लील वस्तुओं के बारे में था। तो हिकलिन टेस्ट के आधार पे इनको नियंत्रित करने की कोशिश की गई। अब आपको ये समझना है, यहाँ पे दो बातें समझनी है कि पहला कि मेंसरिया का क्या है, एक्सेप्शन है। क्या है मेंसरिया का? दुराशय का अपवाद। तो अपवाद तो सभी लोग समझ रहे हो ना? अपवाद का मतलब सब लोग समझ रहे हो ना? जो ना समझ रहे हो बोल देगा मेंसरिया एक्सेप्शन। न्यूसेंस यानी पब्लिक न्यूसेंस। मेंसरिया मैगजिम याद है? एक्टस नॉन फेसेट्रियम निसीमेंसेट रिया और एक्टस में इनवाइटो नॉन नॉन इज मेंस एक्टस, है ना? एक्टस में इनवाइटो, याद है ना? अब ये दोनों मैगजीन इसके सपोर्ट कर रही है कि मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। यही बात है ना? फिर क्या कहता है? एक्टस एक्टस रिया वाला, हाँ, उसका क्या मतलब है? जब तक आपका मस्तिष्क दोषी नहीं होगा तब तक अपराध नहीं होगा। दो बातें है ना? मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है, तस्मीन वाइटो। और दूसरा है कि जब तक मेरा मस्तिष्क दोषी नहीं होगा तब तक मेरे अपराध नहीं होंगे। अब समझते हैं यहाँ पे। अब मान लो आपके यहाँ मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या कोई मेडिसिन ले लो, कुछ भी ले लो, मस्टर्ड ऑयल की फैक्ट्री है। या कोई मेडिसिन का प्रोडक्शन करते हो आप, पैरासीटामोल का या किसी का भी करते हो। अब आपके ऊपर सारे इंडियन लॉ के नॉर्म्स लगे हुए हैं, इतनी मात्रा में, इतनी मात्रा में, इतनी मात्रा में, इतनी मात्रा में, ये कंपोजिशन रखना है। इस स्टैंडर्ड का मस्टर्ड ऑयल आपको देना। नॉर्म्स किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। तो हो सकता है कि आप, या होता है कि आप, जैसे होता है ना ब्रांडेड वस्तुओं पे लोग विश्वास करते हैं ना, और पैसा भी ज्यादा लेते हैं। तो आपने मस्टर्ड ऑयल खरीदा 1 किलो, लेके आए, इस्तेमाल किया, और आपको उसमें डाउट हुआ, आपने उसकी जांच करवा दी, जांच में मिलावट पाई गई। अब ये बताओ उसमें दोषी कौन होगा? दोषी कौन होगा? तेल यहां से निकला है, आप तक पहुंचा है, कई स्टेप से गुजरते हुए आया है,
अब मिलावट कहाँ पे हुई है, किस किस के पास हम जाएंगे सर्च करने। तो अब अगर हम मान लो बेचने वाले को पकड़ते हैं तो वो तो कहेगा भैया हम तो लेके आए फला जगह से, फला वाला कहेगा भैया हम तो फला जगह से लेके आए, फला वाला बोलेगा हम तो फला जगह से लेके आए। तो यहाँ पे हमारा कोई ऐसा आशय नहीं था कि हम मिक्स तेल बेचे या कुछ करें, हमको तो जैसे मिला वैसे बेच दिए। तो अगर मेंसरिया देखा जाएगा तो फिर इसमें तो कोई फंसेगा क्या, ये दुकान वाला सीधा हाथ झाड़ लेगा। जैसे फर्जी नोट आपके हाथ में मिलती है तो दोषी कौन होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बोलो, जिसके हाथ में पकड़ी जाती। वो कहे साहब हमको तो कुछ पता ही नहीं था, मेरा तो कोई आशा ही नहीं था, बात समझ लेना। तो मेंसरिया है क्या आपका फर्जी नोट चलाने का, आशा नहीं है ना, लेकिन अब किसी ने थमा दिया, आपने ध्यान नहीं दिया और बैंक में गए जमा करने, बैंक वालों ने पकड़ लिया आपको। मेंसरिया है क्या वहां पे आपको बताऊं, नहीं है ना। लेकिन अब इस तरह की चीजों को रोकना भी जरूर, क्योंकि इससे न्यूसेंस क्रिएट होगा अगर नहीं रोका जाता है तो, क्योंकि आपकी सुविधा में डिस्टरबेंस होगा। भैया मान लो आपको पैसे की जरूरत थी, आपने किसी से लिया, वो फर्जी निकल गया, अगले दुकानदार ने नहीं लिया, तो आपको संकट हुआ कि नहीं हुआ। अगले दुकानदार ने देख के कहा ना भैया ये लोकल है, डुप्लीकेट नोट है, हम नहीं लेंगे इसको। असुविधा हुई कि नहीं हुई आपको, न्यूसेंस हुआ आपकी जिंदगी में। तो बात समझ लेना कि यहाँ पे मेंसरिया हम अगर देखेंगे तो कोई भी मिलावटी सामान बेचने वाला बंदा पकड़ में आएगा। इसी तरह अश्लील साहित्य जो बेचता है उसको भी हम छोड़ देंगे, वो कहेगा साहब हम तो बेच रहे हैं, हमें क्या पता कहाँ से छपी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें क्या पता, हम तो बेच रहे हैं। तो उस बेचने से उस समाज में न्यूसेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब ये कौन नहीं साहब, जब अगर न्यूसेंस हो रहा तो लोग खरीद क्यों रहे हैं। तो अच्छे और गलत दो तरह के लोग होते हैं ना, या अच्छे नजरिए से देखने वाले और बुरे नजरिए से देखने वाले, दो तरह के लोग होते हैं। कुछ हो सकता है कुछ ज्ञानवर्धक चीजों को पढ़ने के लिए ले रहे हो, कुछ हो सकता है कि उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हो। होता है कि नहीं होता। जैसे जहर होता है सल्फास, वो पॉजिटिव में देखोगे तो गेहूं चावल में कीड़ों को मारने के लिए यूज होता है, और निगेटिव में देखोगे तो खा के जिंदगी समाप्त करने में भी काम आता है। तो आप ये कह दो कि नहीं साहब उसका बैन ही कर देना चाहिए, ना होगी सल्फास, ना लोग खाएंगे ना मरेंगे। जिसको मरना है वो सल्फास खा के नहीं, वो आग लगा के मर जाएगा। जिसको मरना है वो फांसी के फंदे पंखे पर लटक के मर जाएगा। तब कह दो पंखे सब खुलवा देना चाहिए उस घर में, जिस घर में नई बहू आए उसमें सारे पंखे खुलवा देना चाहिए, मिट्टी का तेल वेल सब बाहर कर देना चाहिए, गैस वैस सब बाहर कर देना चाहिए। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो मेंसरिया इसको यहाँ पे हम अगर नहीं देखेंगे, अगर देखते हैं तो इसीलिए इसको कहाँ रखा गया है, स्ट्रिक्ट लाइफ। ठीक है, मेंसरिया का ये अपवाद है, लेकिन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आता क्या, न्यू सेंस। ठीक, अब दूसरा क्या है, प्राइवेट लिबल। प्राइवेट लिबल जिसको वैयक्तिक अपलेख बोलते हैं। इसको अपलेख लिबल एक्ट 1830 1843 के एक्ट के अनुसार बस नैरो कर दिया गया, संकुचित कर दिया, नहीं पहले बहुत व्यापक था। वैयक्तिक अपलेख पहले समझ लो,
प्राइवेट लेवल। आपने नवनीत को कुछ बोल दिया है, अकेले में बोला, वही बात। आपने बाकायदा इनके बारे में लिखा और लिखने के बाद समाचार पत्र में चले और समाचार पत्रों में निकला कि मिस्टर नवनीत, फोटो भी निकला थी। जैसे एक पिक्चर है जिसमें राजा बाबू, कौन सी पिक्चर जिसमें करिश्मा कपूर का वो जाता है, वो लाला से वो कहता है कि ये पेपर में निकलना है और वो निकलवा देता है, एड्रेस वैड्रेस उसको सब मिल जाता है, फिर वो बाद में जाती है, हंगामा काटती है, ये मेरी फोटो किसने निकलाई, ये है वो है, सब देखा ना किसी पिक्चर में। तो आप गए और समाचार पत्र वालों को दिया, कहा साहब देखिए ये, हाँ जो भी हो तो उसमें ले जाके उन्हें पूरा छाप दिया पेपर में, सुबह अखबारों में, जैसे पिक्चरों में देखे ना, सुबह अखबारों में छपा रहता है बड़ा बड़ा हेडलाइन का। अब जब मिस्टर नवनीत देखे तो इनका पारा हाई हो गया। अब इनको क्या पता कि किसने किया है, किया किसने था, मिस्टर धर्म प्रकाश ने किया। ये बात आपको कैसे पता चली? यही कर सकता है बंदा, ये कुछ ना कुछ पहले से टेंशन था, कुछ ना कुछ बातें थी। तो अब वहां पे समाचार पत्र के मालिक को मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, या वो पूर्ण दायित्वाधीन था? क्योंकि आपने जब उस चीज को छापा है तो उसके पहले आपको उसकी तहकीकात कर लेनी चाहिए, छानबीन कर लेनी चाहिए। इसीलिए देखा होगा समाचारों में, आप सोचो कि जो चीज चाहो छप जाती क्या, उसका प्रूफ लेते हैं, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, तब छापते हैं, ऐसे नहीं छापते। लेकिन इन्होंने छपवा दिया, या समाचार पत्र के संपादक ने छाप दिया। अब उसमें किसी का, किसी के साथ मैलिशियस पॉइंट भी हो सकता है, और किसी ना किसी व्यक्ति की वहां पे नेग्लिजेंसी भी हो सकती, उपेक्षा भी हो सकती है। लोग पढ़ेंगे तो बनी सी बात है, अब मान लो नवनीत के बारे में आपने निकलवा दिया कि ये बंदा बहुत बड़ा कर्जदार है, और करीब करीब पूरे शहर में हर व्यक्ति का ये कर्जदार है, जबकि ऐसा नहीं है, कुछ ही लोगों का कर्जदार है। अब हर व्यक्ति मिस्टर नवनीत को, पड़ोसी वाले वगैरह, इतना बड़ा कर्जदार निकल गया यार ये तो उनकी नजर में इनकी इज्जत क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी? हाँ, तो यहाँ पे समाचार पत्र के मालिक को तभी दायित्वाधीन माना जाएगा जब ये सिद्ध हो जाता है कि अपमानजनक लेख प्रकाशन आवश्यक आशय से किया गया था, समाचार पत्र या पत्रिका उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संपादित हुई थी, लेकिन उसको कुछ पता नहीं था, मालिक को कुछ नहीं पता। लेकिन अगर मालिक के द्वारा नियुक्त किए गए बंदों ने किया है, तब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनेगी। ठीक है, क्योंकि समाचार पत्रों को छापने की जो नीतियां होती हैं, यानी प्रकाशन की जो नीतियां होती हैं, वो हमेशा मालिकों द्वारा तय की जाती है। आजकल आप लोग उस पे देख रहे हो, टीवी पे, तो जो वहां से चीजें निकल के आती हैं कि आज आपके डिबेट में क्या चलेगा, दिन भर में कितने मुर्गे लड़ाए जाएंगे आज, वहां से सब सेट कर दिया जाता है कि आज ये होना दिन भर, वो चलता है। वही चीज समाचार पत्रों में होता है। तो केवल संपादक की गलती ही मालिक को दायित्व से बचा सकती, संपादक की गलती ही मालिक को उसकी लाइबिलिटी से बचा सकती। बात मानहानि पर आपका एक 356 सब क्लास 1 और 2 दिया हुआ है बीएनएस का,
356 और 2। बोलने के बाद आप ये कहोगे साहब मेरा आपको बदनाम करने का आशय नहीं था, मेरा ऐसा कोई आशय नहीं। बच सकते हो क्या? और अगर बच जाओ तो यानी कि मैंसरिया के आधार पे अगर किया जाए तो आप तो बच जाओगे। कि मैंसरिया देखा जाए कि इनको बदनाम करने का आशय था कि नहीं था, तो सिद्ध कर दे नहीं साहब ऐसा कोई आशय नहीं था, बस नाम गलत हो गया है, नाम हम दूसरा लिखना चाह रहे थे, ये गलत हो गया, नाम दूसरा चला गया, मेरा आशय नहीं था। मैंने फोटो भी छपवाया, आप फोटो दूसरे की देना तो दूसरे की चली गई, तो बच नहीं सकते। हम्म। हम्म। कौन सा? नहीं उसमें अभी आएगा, उसमें आएगा तब जब मालिक की जगह यानी उसके संपादक के कृत्यों की जगह मालिक जिम्मेदार हो। ठीक है, यानी कर्ता कोई है भरता कोई है, ये वाइकेरियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंसरिया दिखा रहे हैं अभी, यानी कर्ता कोई है और भरता वो होता है वाइकेरियस लाइफ। तो जैसे अभी कुछ आपको बोल दे, बाद में बाहर निकल के कहें सॉरी यार मेरा आशय ऐसा नहीं था आपके दिल दुखाने, तो अकेले में बोला तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी के नॉलेज में वो चीजें आ गई हैं फिर आपका सॉरी काम नहीं करेगा। ठीक है, किसी के नॉलेज। न्यायालय की मानहानि, इसमें भी पूर्ण दायित्व का सिद्धांत लगभग लगभग नया है। आर बनाम इवनिंग स्टैंडर्ड के केस में, आर बनाम इवनिंग स्टैंडर्ड के केस में प्रतिवादी समाचार पत्र में एक आपराधिक विचारण में ये एपीओ 32 कौन है भाई? एपीओ 32 बता दीजिए, नहीं तो रिमूव कर देंगे अभी, मैसेज कर दो इसमें। प्रतिवादी समाचार पत्र ने एक आपराधिक विचारण में साक्ष्य की एक गलत रिपोर्ट छाप गलत रिपोर्ट छाप दिया, यानी कि अभी जूरी ने उसको एंटरटेन नहीं किया और उसके पूर्व ही वो प्रकाशित हो गई। मतलब कोई मैटर आपके कोर्ट में चल रहा है लेकिन उसकी बात पहले से ही समाचार पत्रों को प्राप्त हो गई। अब संपादक को गलतियों का ज्ञान नहीं था, संपादक को गलतियों का ज्ञान नहीं था, फिर भी समाचार पत्र को मानहानि के लिए सजा हो गई, क्योंकि जूरी प्रकाशित गलत तथ्यों से प्रभावित हो सकती है और समाचार पत्र अधिकारों को ज्ञात होना चाहिए था कि कार्रवाई चल रही है अभी, तो आपको कोई चीज छापने की जरूरत नहीं है जब तक कि वो चीज फाइनली ऑर्डर में ना आ जाए। न्यायालयों की मानहानि संबंधी अधिनियम 1952, इसमें प्रत्येक उच्च न्यायालय
मानहानि के लिए सजा कौन दे सकता है? उसको रिमूव कर रहे हैं, किसका है ये? मानहानि। नाम बता देते, न होता कर देना पड़ेगा उनको। नहीं बताया ना अभी तो। असल में अभी पासवर्ड बदला नहीं गया है। सर कोई अभिषेक है, अपना नाम ये मैसेज में बता रहे हैं इधर चैटिंग में, कह रहे हैं कि लैपटॉप में नाम चेंज हो गया है। हम्म। किसको दिया जाता? कोर्ट की अवमानना के लिए दंडित कौन करता है? कौन सा कोर्ट करे? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पावर्स किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दो ही कर हाँ सकते। जी, हाँ जी सर। हाँ, वही हाई कोर्ट ही देगा। ठीक। या न्यायाधीश के पर्सनल निर्णय पर कोई आक्षेप करना, या उसके, जैसे अभी आपके कौन थे वो जिनका रुपया मिला? क्या उनके खिलाफ समाचार पत्रों में छापना मानहानि है या न्यायालय की अवमानना है? सर नहीं। तो मानहानि में दो बातें होती है, यानी कि अगर आपकी बात सत्य है तो मानहानि नहीं है। ठीक है। तो लेकिन अगर नहीं है तो आप सोचो कि साहब मेरा ऐसा कुछ करने, क्योंकि ऐसी चीजें होती है ये कि अगर यहाँ पे हम मंसरिया देखेंगे तो कोई बच्चा बोलेगा, कोई बंदा बोलेगा क्या कि नहीं नहीं साहब वो हमने किया, वो तो बच जाएगा ना, बोलने के बाद निकल जाएगा। तो यहाँ पे मंसरिया नहीं देखा जाता। ठीक है। हाँ, कौन सी चीज? जब तक पैसा प्रूफ ना हो जाएगी, उन्हीं के घर का था ना। हम्म। देखिए, हर एक चीज की सीमा होती है, सीमा होती है ना। अब सोना चांदी कभी तुमने ट्रकों में बांध के ले जाते हुए देखा है? तुमने देखा है कि नहीं देखा, ये बताओ। जैसे लोहा को बांधे हुए ले जाते हुए देखा होगा ट्रकों में, उसको जरूर देखा होगा। पीछे बड़े बड़े वो रहते हैं, बांध देते हैं और गाड़ियों में लेके चले जाते, देखा होगा। सोना को क्यों नहीं देखा आपने, चांदी को क्यों नहीं देखा? यानी कि पैसा आपके घर में मिल रहा है, ठीक है, मान लो 10-20 हजार रुपया मिल रहा है तो कोई बात नहीं। एक एक कमरे में भरा हुआ रुपया, ये कहाँ से आ गया? सेंटा क्लॉज तो आया नहीं था, भर के चला गया है। आया था? मैंने कहा साहब आया था, मेहरबान हो गया, सब भर के चला गया, हम क्या कर सकते हैं? खर्चा कर रहे हैं तो इतने नहीं खर्चा हो पाया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कोई दैवी मेहरबानियां तो नहीं हुई उनके ऊपर? अगर इतना दैवी मेहरबानियां हो जाए तो हमारा भारत आज 105 करोड़ लोगों के साथ गरीबी रेखा के नीचे नहीं होता। 180 करोड़ लोगों को 5 किलो, नहीं 80 करोड़ को 5 किलो, बाकी 25 करोड़ को उसके ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पड़ती। 33 लाख देवी देवता है ना।
करोड़, 33 करोड़, यानी कि आजादी के समय से 33 करोड़ है। तो एक आदमी पे एक देवता। अब 33 करोड़ देवी देवता समझो, समझने वाली बात है। कि हर आदमी को बिल्कुल माला माल होना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी देवी देवता को मान जरूर रहा है। तो अब अगर हम आप किसी को मान रहे हैं तो उसकी कृपा हमारे ऊपर होनी चाहिए ना। तो फिर हम गरीब क्यों हैं, बताइए, हम गरीब क्यों? 33 करोड़, हम सोच 33,000 है, 33 करोड़। ये भारत की पहले, आजादी के पहले की जनसंख्या के बराबर थे लगभग। अब आप कोई मांग करते कि इनकी भी जनगणना होनी चाहिए, है ना? नहीं नहीं, इनकी भी जनगणना होनी चाहिए। कौन कौन सी देवी देवता है, सबका नाम होना चाहिए ना। 33 करोड़ लोगों का लिस्ट में इनका भी वोटर लिस्ट बनना चाहिए, चुनाव होना चाहिए सब। इनका भी नेता होना चाहिए, कि बारिश होगी तो नहीं होगी, है ना? बारिश के देवता कौन है? हाँ, अग्नि के, अग्नि अग्नि के अग्निदेव है। और गायों को चराने वाले, और आंधी तूफान के, आंधी तूफान के देवता भी है। इंद्र किसके हैं? सबसे अनैतिक कौन थे पता है? सबसे भ्रष्ट, बहुत से उसमें आंधी हर चीज के हैं। तो सबसे करप्ट उसमें इंद्रदेव ही थे। अपहरण, एबडक्शन। तो इसीलिए पढ़ाया जाता है लोगों को। इसीलिए हम लोगों ने अभी सामाजिक धार्मिक मूवमेंट पढ़े थे ना। इसीलिए कहा गया था कि रूढ़िवादिता से निकलना चाहिए। ठीक है, देवी देवता है, मानते हैं, मान लेते हैं, उनसे हम मदद भी ले लेते हैं, ये भी ठीक है। अगर वो करते हैं, ये मन में आपके है, तो मदद भी ले लेते हैं। ये मन की बात होती है। देखो, आप मन में सोच लो, कुछ भी सोच के निकलो कि आज मेरी उनसे मुलाकात हो जाए। किनसे? अब ऐसी चीज से नहीं कि अब सोचो भगवान कृष्ण से मुलाकात मेरी हो जाए, साक्षात तो नहीं होने वाली। तो उसी रूप में किसी मनुष्य से हो सकती है, उसी रूप में किसी मनुष्य से हो सकती है। वो आपको समझाएगा, बेटा ये नहीं करना है, बेटा ये करना है, बेटा समाज बहुत ये है, आपको यहाँ नहीं। कुछ प्रवचन वो आपको दे देंगे। तो जितने भी धर्म है हमारे पूरे विश्व में, सब में कहीं ना कहीं ये चीजें रूढ़िवादिता वाली घुसी हुई है ना। अब जैसे बहुत से लोग मजारों पे चले जाते हैं, वहां पे धागा बांध आते हैं। अब धागा बांध आते हैं तो क्या मतलब? अब किसका धागा बांधते हैं पता है? कि मेरी उससे शादी हो जाए, उसका धागा बांध। और फिर आऊंगा खोलने जब शादी हो जाएगी। और जब तक जाओगे, जब तक वो धागा बंधा रहेगा क्या? कोई और खोल के चला जाए। तो ये हर धर्मों में ये बड़ी विचित्र विचित्र बात है। अरे कुछ तो ऐसे ऐसे होते हैं ना कि मार कर लेंगे आपसे, अगर उनको ऐसे समझाने लगो ना तो मार कर लेंगे। तो इसलिए धार्मिक मामलों पे जल्दी से डिबेट नहीं करनी चाहिए। ये मीडिया पे भी देखते होगे, धार्मिक मामलों जो मुद्दे होता है ना, तो मार हो जाती है, जूते चप्पल चल जाते हैं। तो ये देखिए, साक्षात इधर कुछ आपको दिखाई दिया क्या? इतनी घटनाएं, इतनी चीजें हो रही हैं, कभी किसी दैवी मदद, क्या वो सिर्फ डिस्ट्रक्टिव है? क्या वो सिर्फ डिस्ट्रक्टिव है?
पुल भी गिरा दे रहा है, ट्रेन भी टकरा दे रहा है और प्लेन भी क्रैश करवा दे रहा है। क्या सिर्फ वो डिस्ट्रक्टिव है, क्रिएटर नहीं। क्रिएटर भी क्रिएट भी करता। जो पुल बना था वो उसी का क्रिएशन था, लेकिन अब आपने उसमें अपनी अकल लगा दी तो गिरना ही है। अपनी अकल मतलब जितना उसमें खर्च होना था वो खर्च ना करके उसका आधा खर्चा किया, तो वो तो कमजोर रहेगी, गिरेगी गिरेगी, है ना। तो जब आदमी की उम्र सीमा होती है तो हर एक वस्तु की उम्र सीमा होती है। जब प्लेन आपका डैमेज है, 11 साल तक उनकी वैलिडिटी है, तो 12वें साल क्यों चला रहे हो भाई? ठीक है, माना कि सब नया है, इससे मतलब नहीं होता। तो कुछ चीजें आपके हाथ में होती हैं, कुछ चीजें ऊपर। आप दो पैरों पे चल लेते हो ना, और भी चीजें दो पैर दो दो उससे चला सकते हो। साइकिल दो पैरों से चल सकती है क्या बिना आपके चलाए? बिना स्टैंड पे खड़े किए दो टायरों पे खड़ी हो सकती है क्या? खड़ी तो नहीं हो सकती ना, लेकिन चल सकती है। तो उसको चलाएगा कौन? अब ये कौन है? नहीं, ये तो गॉड ने ही दिया है। जब हम दो पैर पे चल सकते तो आप चल सकते, लेकिन वो नहीं चल सकते जब तक चला ही ना जाए। आपको कोई चलाता है क्या? चलाता है। अभी आप भगवान के इशारों पे चल रहे हो, फिर भाग्यवान के इशारे पे चलोगे। ठीक है, अभी भगवान के इशारे से चल रहे हो, फिर भगवान के सहारे चलोगे। कोई ना कोई सहारा आपको रहेगा। ठीक है। हम्म। हाँ हाँ। हाँ हाँ। ये अब ये उसके बाद नहीं, अब ये आपके कॉमन हो गए बाद में, इंडियन लॉ वगैरह में भी इनको। यानी इनको समाप्त करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हो नहीं पाया। 1875 में आर बनाम प्रिंस का केस देखिए। हाँ, इसमें क्या मामला था? यानी यहाँ पे भी मेंसरिया अगर हम देखते तो मिस्टर प्रिंस जो है वो बच जाते। एक लड़की का अपहरण इस सिलसिले किया गया कि वो उससे जाके शादी कर। लड़की देखने में पर्सनालिटी वाइज नहीं दिख रही थी कि वो 16 साल की, वो पर्सनालिटी वाइज 24-25 की दिख रही। बाद में उसके बाप ने कहा नहीं, गया वो कहा कि साहब ये प्रिंस जो है अपहरण कर ले गया मेरी बेटी का। तो अब प्रिंस ने कहा साहब ये देखने में तो हमको लग ही नहीं रही थी कि ये 16 साल की। मेरा आशा ये नहीं था कि मैं कम उम्र की लड़की को अपहरण करूं। तो अगर मेंसरिया देखा जाएगा तो क्या होगा? बच जाएगा। बच जाएगा ना, उसका तो कोई दोष नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे कहा कि नहीं। ठीक है, माना कि आपका मेंसरिया नहीं था, लेकिन आपने अपहरण क्यों किया? आप उसके फादर के पोजीशन से उसको क्यों हटाए? वो 16 की थी, 18 की थी, 20 की थी, आप नहीं जानते तो आपका मेंसरिया नहीं था, हटाए क्यों थे? बस। तो आपकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है कि आपको कानून का पालन करना चाहिए था। कि किसी भी माँ बाप के या किसी भी गार्जियन के पोजीशन से किसी भी बच्चे को ले नहीं जाया जा सकता। अब आप ये कहोगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका दुराशय था। नहीं, अपहरण आपने किया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दुराशय था आपका। लेकिन अब आप कहो नहीं साहब मेरा ऐसा कुछ नहीं था, आप तो बच जाओगे, कोई नहीं करना।
आपने उसका अपहरण क्यों किया, प्रश्न इस बात का, ठीक है। तो दुराशय अगर देखा जाता तो दोषहीन हो जाता। अगर दुराशय के हिसाब से दंड दिया जाता या दुराशय के हिसाब से देखा जाता तो वो तो साबित हो जाता कि भैया मेरा इससे कम उम्र का नहीं था। इसी तरह आर बनाम हिबर्ड का एक केस था। इसमें अभियुक्त एक लड़की से एक गली में मिला, उसे दूसरे स्थान पर ले गया, वहां उसे अपमानित किया था, बाद में लड़की को वहीं पे छोड़ गया जहां उससे वो मिला था। लड़की अपने पिता के संरक्षण में थी, परंतु ये निश्चित हुआ कि जूरी की इस राय के अभाव में कि अभियुक्त को इस तथ्य का ज्ञान था या जानबूझकर लड़की की संरक्षकता के बारे में जानने से अपने को अलग रखा, उसे मुक्त कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि लड़की कहाँ पे मिली थी, रास्ते में मिली थी, गली में मिली। अब दो चीजों, या तो आपको ये पता करना चाहिए कि ये किसी के संरक्षण में है या ये ऐसे घूम रही है। जैसे होता है ना कि अनाथ चीजें, तो जैसे आप लोगों को रुपया रुपया मिलता है रास्ते में, तो क्या सबको बताते हुए जाते हो क्या कि मिल गया है, 1000 रुपया मिल गया, 1000 रुपया? चुपचाप रखते हो, निकल लेते हो, ना जानने की कोशिश करते हो ना बताने की कोशिश करते हो कि किसका है क्या है। एक्सेप्शन होते हैं एक दो लोग। तो अब उसको लड़की मिली, वो ले गया, लाने के बाद फिर उसको वहीं पे छोड़ दिया। तो उसने, अब अगर यहाँ पे मेंसरिया देखा जाए तो उसका आशय क्या था, मेंसरिया उसका दुराशय, जो दुराशय था वो तो उसने कर दिया, तो अब तो उसको दोषी होना चाहिए, ठीक है। अब वो ये कहे कि नहीं साहब, मुझे ये मिली तो मैंने इनकी मदद किया और मदद करने के बाद इनको मैंने लाके वहीं पे छोड़ दिया, बाप लाख चिल्लाता रहे। तो ऐसे जगहों पे आपकी लाइबिलिटी बनती है कि अगर कोई आपको मिले कुछ भी हो तो आप उसको पहले लीगलाइज फॉर्म में इन्फॉर्म करिए, नहीं तो बाद में दुराशय और आशय वहां पे नहीं चलेगा, वहां पे सीधे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होगी। कोई भी चीज आपको मिले, क्या कहा जाता है कि उसको ले जाके आप सरकारी मालखाने में जमा कर दीजिए। कोई भी भटकता हुआ बच्चा बच्ची मिले तो आप उसको ले जाके अनाथ आश्रम में छोड़ाइए, वहां उसको सुरक्षित कर दीजिए, यही तो है ना। तो यानी कि मेंसरिया आपका यहाँ पे एबडक्शन में नहीं देखा जाए। अगर देख लिया जाता तो झूठ बोलने में कितनी देर लगती है, अरे साहब हम तो इनको ले जा रहे थे, इनको सामान दिलाने, पूछ लीजिए इनसे। अब उनसे क्या पूछ ले, वो तो है ही है साथ में। तो कहे हाँ, खत्म, मेंसरिया खत्म तो अपहरण खत्म, मतलब अपहरण नहीं बनेगा। अब नहीं बनेगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगेंगे। तो यहाँ पे हम आपका मेंसरिया नहीं देखेंगे, आपके एक्ट को देखेंगे। आप किसी बंदे को ले जा रहे हो, हम ये देखेंगे क्यों ले जा रहे हो। और फिर आपके सवाल मन में आ रहा है कि सर अगर ऐसे कोई व्यक्ति घूम रहा है ले जाके तो क्या होगा, तो ये होगा कि उस व्यक्ति की कंसेंट से वो जा रहा है, किसी ने शिकायत नहीं किया। अगर किसी ने शिकायत करेगा, कोई करेगा तभी तो अपहरण होगा। अभी मान लो आप इनको ले जाओ 2-4 दिन के लिए घुमाने के लिए उत्तराखंड नैनीताल कहीं पे भी, ठीक, अब इनके घर वाले कुछ ना बोले और सही सलामत आ जाओ, बाद में पता चले कि ये रूम से 4 दिन गायब थे, मकान मालिक ने फोन कर दिया। अब घर वालों ने पुलिस वालों को सूचना दी कि मेरे बेटे का अपहरण हो गया, मेरा बेटा गायब है, हमने पता लगाया नहीं है। तो अब फंसेगा कौन, आप फंसोगे ना। अब आप ये कहोगे साहब मेरा कुछ हासिल नहीं था, इनको घुमाना टहलाना था, ये रूम में पड़े पड़े पढ़ते बहुत है, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, तो हमने कहा चलो इनको घुमा लाते हैं। मत समझना। तो अगर घर वालों ने शिकायत नहीं किया था पहले राउंड में और सही सलामत 5 दिन घूम के आप आ गए थे, अभी अब की 2 ही दिन 3 दिन हुआ, मकान मालिक ने कह दिया रूम में ताला बंद है 3 दिन से, घर वालों ने तुरंत फोन किया, पता लगाया, नहीं पता चला, पुलिस वालों को सूचना दे दी, तभी तो पता चला कि अपहरण हो गया है।
तो वहां उसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, किडनैपिंग तो हो नहीं सकती कि बच्चे तो है नहीं अभी। तो अपहरण तो होगा कि और कुछ होगा? अच्छा बताओ। सीधे सीधे अपहरण तो आदमी कहेगा ना कि अगर नहीं है कोई तो अपहरण हुआ इसका मतलब। तो अब दोषी कौन होगा? आप हो गए, है ना? क्योंकि आप ले गए हो ना बहला फुसला के इनको, घुमा लाए पैसा वैसा खर्चा करके। तो कहने का मतलब कि वहां पे अगर घर वालों ने किया है और फिर बाद में अगर वो भी मुकर जाते कि हाँ इन्होंने जबरदस्ती ले गए थे, हम नहीं जा रहे थे, उनको गाड़ी में भर के ले गए हैं, तब आप लाख कहो कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, मेरा कुछ आशय ऐसे नहीं था, उनको घुमाने का आशय, कुछ नहीं माना जाएगा। आप दोषी तो दोषी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ठीक है? जैसे कुछ घरों में माता पिता के भी बड़े स्ट्रिक्ट कानून होते हैं, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूर्ण दायित्व होता है वहां पर, जिसको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बोलते हैं कि बेटा इस बार तुमको रिजल्ट देना है तो देना है, नहीं दोगे तो डंडे चलेंगे। और चलते भी हैं डंडे, चलते भी हैं। बहुत से बच्चों को मारते पीटते हुए देखा हूं। जैसे एक कहानी सुनाया था ना आप लोगों को, कनाडा अमेरिका वाली। हाँ, हाँ, सरदार जी का बच्चा फेल हो गया हाई स्कूल में। अब सरदार जी ने उनको पीट दिया अमेरिका में, गुस्से में। बच्चा चला गया पुलिस के पास, पुलिस आई, बाप को उठा ले गई, रात भर जेल में रखी, सुबह छोड़ दे। वो इतना सख्त कानून, मतलब नॉर्मल कानून। तो अब सरदार जी का दिमाग खराब हुआ। सरदार जी ने तुरंत पूरे फैमिली का टिकट बुक कराया इंडिया के लिए। और जैसे ही लैंड की और जैसे ही बाहर निकले, सरदार जी जूता उतारे अपना, पीटना शुरू कर दिए फिर बेटे को। और अपनी भाषा में बोल रहे अब जा, अब थाने जा तू, बाप से पंगा लेगा। पीट पाट के लंबा कर दिया। पापा पापा माफ कर दो, माफ कर दो। क्या माफ कर दो? बाप को जेल में रखा है अमेरिका में, यहाँ माफ कर दे? नहीं समझ में आई। तो इंग्लैंड में बच्चों को नहीं मार सकते आप, भारत में तो बल भर कूट सकते हो आप, जितना चाहे उतना कूटो, है ना? वही है सरदार जी का हाल। तो इसमें आर बनाम टाल्सन का भी केस है, आर बनाम हिट का भी केस है, आर बनाम डोलमैन का केस भी है, और आर बनाम डोलमैन का। हम्म, आर बनाम विट, विट विट, आर बनाम डोलमैन। क्या हुआ तुमको, बहुत कष्ट है क्या? हाँ? अच्छा ये बताओ, मेरे ये नहीं समझ में आता कि लोग कहते हैं जीना से गिर गए, फिसल गए। तो दो चीजें होती हैं, या तो आप सावधानी पूर्वक नहीं रहते हो, या तो ध्यान नहीं देते हो। सावधानी पूर्वक रहना मतलब ध्यान देना। पहली बार सुनी थी कि चप्पल गीली होने से आदमी गिर पड़ता है, या अगर आपके घर में टाइल्स लगा है, पानी है, या संगमरमर लगा और पानी है, तो ये मान के चलो 100% गिरना है, 100% गिरना है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। तो अब ये कहो कि ये बूढ़े लोग जो बेचारे बाथरूम में ही अमूमन गिर के कूल उल तोड़ लेते हैं, अब वो उसके लिए दोष किसका होता है? टाइल्स का या संगमरमर का?
अब ये कहो कि टाइल्स में बाथरूम बाथरूम में आप टाइल्स लगवाना बंद कर दें, संगमरमर बंद कर देना, घर में संगमरमर बंद कर देना चाहिए। सुरक्षित भी तो रखा जा सकता है, चीजों को सुरक्षित सावधानी के साथ भी चलनी चाहिए। जीने से भी लोग गिर पड़ते हैं। पैर गीला था, ये था, अरे पैर सुखा लो जी, जल्दी भी क्या है। यार था तो पकड़ के उतरे होते ना, तो गिरे होते थोड़ा थोड़ा असर होता, पकड़ के उतरेंगे नहीं, हीरो की तरह उतरेंगे वो। ये यही तो बात है, पता ही तो नहीं होता कुछ चीज। सावधानी क्या लिखा रहता है, किसी को पता थोड़ी होता है कि कौन सी दुर्घटना, इसीलिए उसको दुर्घटना बोला जाता है। पता होता कोई चीज, अभी सौम्या बेन से गिरेंगी, हमको पता है, लेकिन ये नहीं गिरी, सावधानी से बैठी हुई है। पता नहीं होता किसी चीज को ना, लेकिन हाँ पकड़ के उतरो, चढ़ो तो फिर जल्दी से नहीं होता, होता भी है तो बच जाते हो। ये हो गया। इसके बाद देखिए भारतीय बाइगेमी आती है। अरे बाइगेमी पे हम लोग चल रहे थे ना। अच्छा नहीं सॉरी, एब्डक्शन अब्डक्शन नहीं था उसमें, मैं हिबर्ट तक ही था। ये इसके मैंने लिखा दी, ये बाइगेमी के, ये आर बनाम टाल्सन और आर बनाम वीट और आर बनाम डोलमैन, ये केस जो है ये बाइगेमी से, बाइगेमी द्विविवाह से। अब आपके बीएनएस में किस सेक्शन में गया है? 82 में, सेक्शन 82 में है। ठीक। अब बाइगेमी में क्या होता है देखो, बाइगेमी में ये होता है कि जैसे इसमें आर बनाम डॉलमैन का केस है, बाकी तो आप पढ़ी ली होगे। इसमें यह था कि मिस्टर डोलमैन ने समुचित आधार पर विश्वास किया और सचमुच ही विश्वास किया कि मिसेस डोलमैन ने जिस समय उनके साथ विवाह किया गया वो ग्रे नामक एक व्यक्ति से विवाहित थी। मिस्टर डोलमैन के बाद में जेनसन नामक दूसरी लड़की के साथ विवाह कर लिया, क्योंकि उनका विश्वास था कि उन्होंने मिसेस डोलमैन से कभी विवाह नहीं किया था। मिस्टर डोलमैन को जेनसन के साथ विवाह करने के अभियोग से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि अभियोजन द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया था कि मिसेस डोलमैन के साथ विवाहित थे। इस मामले में जिस समय जेनसन के साथ मिस्टर डोलमैन ने विवाह किया, उनका आशय या इच्छा अपनी पूर्व पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह करने का नहीं था। ठीक है। क्योंकि उनका ये विश्वास था, उन्होंने कभी डोलमैन से विवाह ही नहीं किया, उनकी पत्नी ने। डोलमैन को ये विश्वास था कि वो कभी विधिक रूप से विवाहित ही नहीं थे। अब जब कोई विधिक रूप से विवाहित नहीं है, भले वो एज ए वाइफ रह रही है और दूसरी शादी उन्होंने कर लिया, तो क्या पहली शादी वैलिड होगी या दूसरी शादी वैलिड होगी? कौन सी शादी वैलिड होगी ना? शादी पहले वाली शादी थी ही नहीं, तो उसको हम बीवी नहीं बोल सकते। दूसरी उसने कर, उसका दूसरा शादी करने का कोई आशय, ठीक है, नहीं था। शुद्धि विवाह का मतलब समझ गया ना? जैसे आर बनाम टाल्सन में क्या था कि उसमें मिस्टर टाल्सन जो थे वो सेना में अधिकारी थे, और सेना को किसी ऑपरेशन पे भेजा गया था, और उस ऑपरेशन में ऐसी खबर आई कि वो मारे गए। मुख्यालय पे रिपोर्ट आ गई, मुख्यालय में उसकी सारी चीजें, उनकी वाइफ ने पता किया, कई साल हो गए, 5 साल 6 साल, 6.5 साल।
पौने 7 साल, 6 साल 11 महीने, नहीं 7 साल नहीं हुए थे, ठीक है, हाँ 6.5 हुए थे। अब उनको जल्दी थी, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब जिस दिन शादी थी इत्तेफाक से उसी दिन वो, उसी दिन आए थे ना, हीरो बन के आ गए, जैसे फिर पिक्चरों में होता है। तो मेरे रहते दूसरी शादी कैसे कर सकती? अब ये बताओ, अब वहां पे टालसन का क्या दोष था, या उसकी वाइफ का क्या दोष था? तो उसने प्रॉपरली इंक्वायरी की थी, सब कुछ किया था, सर्टिफिकेट भी आ गया था, डेथ सर्टिफिकेट मुख्यालय से। तो वो दोषी नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका ऐसा कोई आशय नहीं। और अगर आशय अगर नहीं होता तो आशय को भी नहीं देखते, जिसे नॉर्मली वो जाती, वो शादी कर लेती, कोई छानबीन नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। बाद में कहती सर मेरे दूसरी शादी करने का कोई आशय नहीं था, तो आपको छोड़ा नहीं जा सकता, आपको एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता, आपको माफ नहीं किया जा सकता, सजा होती। ठीक, बात समझ में आ गई ना? और अब इंडियन हिंदू लॉ में क्या, अभी हिंदू लॉ भी आप लोगों को बाकी है ना उसको। आज शाम में सीपीसी होगी 4 बजे, ठीक है, जे वाले जो भी हैं, 4 बजे से 4 से 5 सीपीसी होगी, फिर 5 से 6 एडजस्ट वाले कह रहे हैं उनको लगा दे, लेकिन फिर आप लोग डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, देखते अभी। जजमेंट भाई 5 से 6 रहेगी, लगातार करवा देंगे, लगातार करवा देंगे। हाँ हाँ हाँ, तो ये भी एडजस्ट वाले कह रहे हैं सर हम लोगों को हाई कोर्ट से आने में देर हो जाती है वो, तो बस जो 8-10 दिन की बात उनको निपटा जाए। वो हिंदू लॉ और ये जितने पेंडिंग में जा रहे हैं ना, ये सब हाँ हाँ, वो है। वो एक दिन किसी दिन सेट करेंगे, उसी दिन सब खत्म करेंगे, ठीक है, उसका टेंशन ना लो तो। अपना टेंशन लो, याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा? वो पेंडिंग लास्ट में थोड़ा छोड़ दिया जाता, बरकत होती है उससे, चीजें बढ़ती रहती है। अब चूंकि याद है तुमको ना कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन बाकी है, तो कुछ ना कुछ चीजें तो कॉन्स्टिट्यूशन की याद आई होंगी ना, जो स्टूडेंट्स की कुछ ना कुछ चीजें याद आई होंगी, है ना, तो इसलिए छोड़, थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया जाता है सब। तो फिनिश कर दो तो चैप्टर क्लोज, चैप्टर क्लोज नहीं किया जाना चाहिए, है ना। ठीक, ये आप लोगों का हो गया, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फिर इस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में, इसमें स्टेट्यूटरी ऑफेंस भी होते हैं कुछ, ठीक है। तो इसमें आप लोग मेंस के लिए जो आता है इसमें, प्री तो समझ में आ गया, जो केस लॉज है एक्सेप्शन है। हम्म हम्म, हम्म। मेंसरिया के ये एक्सेप्शन है, तो ये तीन, ये सब है इधर, ये सब है 5-6 है। वो 3 जनरल कॉमन लॉ में माने गए थे। हाँ, मतलब वो उस हिसाब से वो भी एक्सेप्शन ही है, स्टिक लाइबिलिटी और वाइकेरियस लाइबिलिटी दोनों, दोनों एक्सेप्शन है, हाँ। वाइकेरियस लाइबिलिटी में मेंसरिया के, सॉरी, स्टिक लाइबिलिटी में मेंसरिया के एक्सेप्शन बताए गए हैं, ठीक है। तो स्टिक लाइबिलिटी तो सबसे बड़ा वाला बॉस है मेंसरिया का, वही तो लड़ा है शुरू में, ठीक, क्योंकि लोग बच के निकल जा रहे थे, तो कहा कि नहीं, अगर ऐसे निकल जाएंगे तो फिर सजा हम किसको देंगे? हर आदमी कहेगा साहब, मैंने जैसा भी वो बताया नहीं था कि लॉ पारित हुआ रात में, और 12 बजे लागू हो गया, और 1 बजे पकड़ा गया सब लोग। बोले यही कब से कानून लग गया हो, हम तो अभी तो कल तक तो खाई नहीं खा रहे थे रगड़ रगड़ के, सार्वजनिक स्थान पे सिगरेट उड़ा रहे थे, अभी क्या हुआ? तो वो ये नहीं कह सकते कि साहब हमको लॉ पता नहीं था, कह सकते हैं क्या? बस वैसे ही है, इम्पोज कर दिया जाता है, असेंबल्ड जिसको बोलते हैं। लॉ पारित होता है, हर बंदे में असेंबल्ड कर दिया जाता है ना।
क्या लिखा है? हाँ अभी इसको लिखा है, इसका आंसर लिखा था। कितना टाइम हो गया? 8:30 बज गया। वीडियो लंबी हो जाती है, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग।